थी परिसंचरण तंत्र के बारे में, उसमें हमने हृदय के प्रकार देखे, फिर हम मनुष्य के हार्ट की संरचना की बात कर रहे थे कि कैसा होता है, किस तरीके से काम करता है। तो पिछले वीडियो में हम थोड़ा ट्रिक बेस चल रहे थे और हमने जिन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की उनको एक बार कुछ से देर के लिए रिवाइज कर लेते हैं। हमने पिछले अध्याय में हमने कहा था कि हमारा जो हार्ट है, हमने उसकी संरचना बनाई थी, नॉर्मली जैसे हम हार्ट बनाते हैं वैसे बनाई थी, बायोलॉजिकल संरचना नहीं बनाई थी। हमने कहा था कि हमारा हार्ट जो है उसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, जिस झिल्ली का नाम है पेरिकार्डियम झिल्ली। पेरिकार्डियम झिल्ली पाई जाती है और इस झिल्ली के नीचे एक फ्लूइड उपस्थित होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम द्रव। पेरिकार्डियम द्रव, पेरिकार्डियम झिल्ली के लिए कहा था हार्ट का आवरण होता है और इस पेरिकार्डियम द्रव के लिए कहा था हमारे हार्ट की भारी आघातों से सुरक्षा करता है। और हमने बात की थी हार्ट की स्थिति की बात की थी। स्थिति के लिए हमने कहा था कि हमारे हार्ट की स्थिति, तो इसके लिए हमने कहा था कि हमारा हार्ट जो है वो पसलियों के नीचे पाया जाता है, मध्य में होता है, थोड़ा सा बाईं ओर झुका होता है और मनुष्य के बंद मुट्ठी के आकार की मासल संरचना होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। फिर हमने हार्ट की मांसपेशी के लिए कहा था कि मानव हार्ट जो है वो कार्डियक मांसपेशी का बना हुआ होता है और कार्डियक मांसपेशी हमारे मानव शरीर की एकमात्र ऐसी मांसपेशी भी है जो जीवन पर्यंत कार्य करती रहती है, कभी भी रेस्ट नहीं करती। और हमने कहा था चूंकि कार्डियक मांसपेशी का हार्ट बना और हार्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमारा जो हार्ट का अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं और हार्ट का जो डॉक्टर है वो कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। फिर हमने बात की थी लास्ट कक्षा में कि हम जनरली हार्ट के अंदर से एक तीर निकालते हैं, ठीक है, हार्ट के दो भाग करते हैं, पर अगर हम वास्तविकता में देखें तो हमारे हार्ट के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। ऊपर वाले जो दोनों भाग हैं वो तो कहलाते हैं आलिंद, ऊपर वाले दोनों भाग कहलाएंगे आलिंद और नीचे वाले दोनों पार्ट कहलाते हैं नीले। नीले अगर हम इसमें लेफ्ट राइट का डिसीजन करें बाएं दाएं का, तो इधर वाला पार्ट जो है वो बायां हो गया और ये वाला पार्ट दायां। तो इधर तो हम कह देंगे कि ये तो बायां आलिंद है, ये बायां नीले है, ये दायां आलिंद है और ये दायां नीले है। तो लास्ट कक्षा में हमने कहा था कि हम इसको बॉलीवुड स्टाइल पढ़ेंगे। हमने 3 गाने लिखे थे। पहला था हमारा दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, तो उसके बेसिस पे हमने देखा कि दिल है कहाँ पर। फिर हमने उसकी स्थिति पता की। जब हमने इसको चीरा तो हमें पता चला कि इसके अंदर कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। जब इन चारों पार्टों में अगर हम नाम देखने की कोशिश करें तो हमें नाम तो नहीं मिलता, पर चारों पार्टों में क्या मिलता है भैया, ब्लड मिलता है। इन चारों भागों में क्या उपस्थित होता है, ब्लड उपस्थित होता है, ब्लड उपस्थित होता है। अगर हम इसके बारे में और आगे बात करें, हमारा जो दूसरा गाना था सेगमेंट का वो था आंखों में क्या देखते हो। आंखों में क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना, उतर कर देखो ना। तो इस गाने के ऊपर हम बात करते हैं कि आंखों में क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। यानी अब हम दिल के अंदर प्रवेश करेंगे और जानेंगे कि क्या कहीं भी कहीं कुछ लिखा है, किसी का नाम मिलता है या नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम इस आशा के साथ कि हमें हमारा नाम मिलेगा, हम हार्ट के दाएं आलिंद वाले भाग में प्रवेश करते हैं। जैसे ही हम दाएं आलिंद वाले भाग में प्रवेश करते हैं, चारों तरफ खून ही खून है, कोई नाम नहीं है, लेकिन हमें यहाँ इस दाएं आलिंद में यहाँ एक घुंडीनुमा संरचना दिखाई देती है। जो ये घुंडीनुमा संरचना है इसे कहा जाता है SA नोड, SA नोड। और इस पर सवाल आता है SA नोड पर कि हार्ट का पेसमेकर किसे कहते हैं। SA नोड जो है हमारे ह्यूमन हार्ट का क्या है, पेसमेकर है ये, ठीक है। और अगर हम आगे बात करें तो जैसे दाएं आलिंद में हम अगर और कुछ देखना चाहें तो हमें इसके अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इस दाएं आलिंद से जब हम दाएं नीले में आते हैं, इस आशा के साथ क्या पता दिल के इस कोने में कहीं किसी का नाम मिल जाए। तो जब इस भाग में आते हैं तो यहाँ हमें किसी प्रकार का नाम दिखाई यहाँ भी नहीं देता है। इस भाग में अगर बात करें तो बाएं आलिंद से दाएं नीले के बीच जब हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ एक छिद्र पाया जाता है जिसे कहा जाता है त्रिदलीय कपाट, ट्राइकस्मिड वॉल्व कहते हैं। जब यहाँ से इस दाएं नीले के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ भी किसी का नाम नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, बस निराशा हाथ लगती है। सिवाय ब्लड के इस भाग में भी कुछ भी नहीं पाया जाता।
अब यहां से अगर हम बात करें आगे और हार्ट की संरचना की, तो हमारा हार्ट का जो ये दाएं नीले वाला भाग है ये कनेक्ट रहता है किससे? हमारे ह्यूमन लंग्स से, हमारे फेफड़ों से। यहां से ट्यूब निकलती है दाएं नीले से जो हमारे लंग्स को कनेक्ट करती है हमारे हार्ट से। अब हार्ट से लंग्स के अंदर अगर हम जाएं या ना जाएं, क्या पता कि हम जब हार्ट से लंग्स की तरफ जाएं तो हमें यहाँ किसी का नाम मिल जाए। तो इस आशा के साथ अगर हम आगे बढ़े कि हम हार्ट से लंग्स की तरफ जाते हैं, तो जैसे ही हम हार्ट से लंग्स की तरफ आते हैं हमें नाम तो नहीं मिलता, लेकिन हमारे फेफड़ों में हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है, O2 मिलती है। और फिर हम इन फेफड़ों से वापस हमारे आते हैं बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद में जब हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ भी सेम वही चीज, चारों तरफ ब्लड ही ब्लड पाया जाता है। बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच यहाँ फिर एक कपाट होता है जिसे कहा जाता है द्विदलीय कपाट, डाइकस्पिड वॉल पाया जाता है, द्विदलीय कपाट पाया जाता है। इस द्विदलीय कपाट से हम बाएं नीले में प्रवेश करते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, जो ये प्यार, मोहब्बत, नफरत, भरोसा, ये सब जो हम यूज करते हैं किसके लिए? हमारे ह्यूमन हार्ट के लिए। क्या वास्तविकता में हमारा हार्ट ये काम करता है? नहीं, हमारा हार्ट ऐसे कोई भी फालतू काम नहीं करता है। तो हमारा हार्ट सिंपली पानी वाली एक पंपिंग मोटर की तरह काम करता है। जिस तरह पानी वाली मोटर पानी को पंप करती है, वैसे ही हमारा हार्ट जो है पानी की जगह यहाँ किसको पंप करता है? ब्लड को पंप करता है। और यहाँ सवाल बनता है कि हार्ट का काम क्या है? हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है। कितना ब्लड पंप कर सकता है हमारा हार्ट? तो हमारे हार्ट की अगर मैं कैपेबिलिटी की बात करूं तो हमारा हार्ट जो है वो 4 से 5 लीटर ब्लड प्रति मिनट, ये हार्ट की मैक्सिमम कैपेबिलिटी है, प्रति मिनट क्या कर सकता है? पंप कर सकता है। तो आगे हम बात करेंगे हमारे हार्ट के फंक्शन के बारे में कि ये किस तरीके से काम करता है। थोड़ा हम बात करेंगे कि आखिरकार हमने ये संरचना बनाई क्यों है। इस संरचना में हमारे पास काफी ज्यादा सवाल बाकी है। देखिए, हम कहते हैं या फिर आपने सुना भी होगा छोटी क्लासों में कि हमारे शरीर में 2 तरह की नलिकाएं पाई जाती हैं। एक तो होती है धमनी यानी आर्टरी, और दूसरी होती है सीरा यानी वेन। अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं कि जो आर्टरी है यानी जो धमनी है, वो धमनी किसे कहते हैं? तो आर्टरी किसे कहते हैं? आर्टरी उस रुधिर नलिका को, उस ट्यूब को कहा जाता है जो हमारे हार्ट से किस ब्लड को? शुद्ध ब्लड को, प्योर ब्लड को कहां तक लेके जाती है? हमारे शरीर के अंगों तक लेके जाती है। तो धमनी किसे कहते हैं? जो हमारे हृदय से शुद्ध ब्लड को शरीर के अंगों तक पहुंचाने का काम करती है, वो नलिका क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। वहीं एक दूसरी नलिका होती है सीरा यानी वेन। तो सीरा या वेन किसे कहेंगे? ये अपोजिट काम करेगी। ये हमारे अंगों से, ये हमारे शरीर के अंगों से किस तरह के ब्लड को, अशुद्ध ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को कहां लाती है? हमारे हार्ट में लाती है। तो हमारे शरीर में 2 तरह की ट्यूब्स हैं, एक तो धमनी है, एक सीरा यानी ऊपर वाली धमनी, आर्टरी जो हमारे हार्ट से ब्लड को शरीर के अंगों तक लेके जाएगी, और दूसरी वेन जो अंगों से अशुद्ध ब्लड को कहां लाएगी? हमारे हार्ट में लाएगी। अब इस संरचना के अंदर थोड़ा बात करते हैं, इनको संरचना के अंदर डालने की कोशिश करते हैं और कुछ नए सवाल निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूं हमारे दाएं आलिंद की, हमारे हार्ट में जो हमारा दायां आलिंद है उसमें हमारे हार्ट में एक नलिका प्रवेश करती है जिसे हम कहते हैं महासीरा। कौन सी रुधिर नलिका आती है? महासीरा। सुपीरियर वेन जो है वो हमारे दाएं आलिंद में आती है। अब चूंकि ये सीरा है तो जैसा कि हमने लिखा है कि सीरा जो है हमारे बॉडी ऑर्गन से, अंगों से इम्प्योर ब्लड को कहां लाती है? हमारे हृदय में लाती है, हार्ट में लाती है। तो सीरा इम्प्योर ब्लड को हमारे हार्ट में लाएगी। तो यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि सीरा से जो ब्लड है हम कह सकते हैं कि वो हार्ट के कहां आएगा? अंदर आएगा। शरीर के अंगों से कहां सप्लाई होगी? हमारे हृदय के अंदर सप्लाई होगी। और अंदर जो सप्लाई होगी, लेकिन महासीरा है, सीरा है क्योंकि वेन है ये, तो ब्लड कैसा आएगा? इम्प्योर यानी अशुद्ध ब्लड आएगा। हम कह सकते हैं कि हमारे दाएं आलिंद में किस तरह का ब्लड आ गया? अशुद्ध। और दाएं आलिंद से ये ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, त्रिदलीय कपाट के द्वारा कहां आ जाएगा? दाएं नीले में। यानी हमारे दाएं नीले में भी कैसा ब्लड हो गया है? अशुद्ध ब्लड हो गया है। तो कुल मिलाकर हमारे पास एक क्वेश्चन भी बन गया कि मानव हार्ट के दाएं भाग में कैसा रक्त पाया जाता
आ रहा है अशुद्ध ब्लड, इम्प्योर जो ब्लड है ये फेफड़ों में आ रहा है, ठीक है। बट एक चीज देखने लायक है कि ये ट्यूब जो है हार्ट से ब्लड की सप्लाई आपके लंग्स में कर रही है, और हमने कहा कि हार्ट से आपके शरीर के अंग के पास रक्त को पहुंचाने का काम किसका होता है? आर्टरी का, धमनी का। यानी कि जो ट्यूब है ये क्या है? आर्टरी है, धमनी है, और फेफड़ों में जो ये ब्लड सप्लाई कर रही है, इसलिए इसको कहा जाता है फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। फिर यहां पर जैसे ही इम्प्योर ब्लड यहां आता है, O2 जो है वो उस ब्लड में कनेक्ट होती है, जुड़ती है, और ऑक्सीजन के जुड़ते ही वो ब्लड कैसा हो जाता है? शुद्ध ब्लड हो जाता है, प्योर ब्लड हो जाता है। कि ऑक्सीजन जैसे ही कनेक्ट होती है वो ब्लड शुद्ध ब्लड हो जाता है। अब थोड़ा वर्डिंग पे ध्यान देते हैं। हम पीछे भी हमने वर्ड यूज किया शुद्ध ब्लड, अशुद्ध ब्लड, कि शुद्ध रक्त या अशुद्ध रक्त। तो अगर हम बात करें प्योर ब्लड की यानी शुद्ध रक्त की, तो शुद्ध रक्त किसे कह रहे हैं हम यहाँ पर? जिसमें ऑक्सीजन क्या है? प्रेजेंट है। वह ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो प्योर ब्लड हो रहा है। और हम यहाँ इम्प्योर ब्लड किसे कह रहे हैं? अशुद्ध ब्लड किसे कह रहे हैं? तो वह ब्लड जिसमें यहाँ तो कह सकते हो कि ऑक्सीजन एब्सेंट है, या फिर हम किसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि CO2 काफी अधिक क्वांटिटी में प्रेजेंट है, या फिर हमारी O2 उसमें क्या है? एब्सेंट है। तो यहाँ जैसे लंग्स के अंदर ही हमारा इम्प्योर ब्लड आता है, यहाँ ऑक्सीजन कनेक्ट होती है, और इस ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है उसको हमारे लंग्स शरीर से बाहर रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो यहाँ कुल मिला के फेफड़ों में ब्लड क्या हो गया? प्यूरिफाई हो चुका है। अब यहाँ से हमारे लंग्स से इस ट्यूब के थ्रू हमारे हार्ट के अंदर ये ब्लड की सप्लाई होगी। अब इस ट्यूब के थ्रू हार्ट में कैसा ब्लड सप्लाई हो रहा है? शुद्ध ब्लड सप्लाई हो रहा है, प्योर ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो शुद्ध ब्लड अंदर जा रहा है, और चूंकि ये ट्यूब हमारे शरीर के किसी एक अंग से, लंग्स हमारे शरीर का कोई अंग है, और उससे हमारे हार्ट में ब्लड ले जा रही है, और अंगों से हार्ट में ब्लड कौन लेके जाती है? सीरा लेके जाती है, और फेफड़ों से ले जा रही है। तो ये ट्यूब क्या है? फुफ्फुसीय सीरा, फुफ्फुसीय सीरा है, ये पल्मोनरी वेन है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज देखने लायक है कि हमने तो कहा था कि हम आर्टरी किसे कहते हैं, धमनी किसे कहते हैं, कि वह नलिका जिसमें हमेशा शुद्ध ब्लड बहता है उसे हम क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं, या फिर वह नलिका जो हमारे हार्ट से अंगों तक हमेशा शुद्ध रक्त लेके जाती है। लेकिन देखिए ये फुफ्फुसीय धमनी है, मात्र ऐसी धमनी है हमारे शरीर की जिसमें कैसा ब्लड बहता है? अशुद्ध ब्लड। तो धमनी जो है उसमें हमेशा शुद्ध ब्लड बहेगा, बट उसमें एक धमनी जो है हमारी, एक आर्टरी जिसको हम क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। ये जो हमारी धमनी है ये इसका क्या है? अपवाद है। इसमें कैसा ब्लड बहेगा? अशुद्ध ब्लड। वैसे ही जैसे हमने सीरा के लिए कहा कि अंगों से हार्ट में ब्लड लाती है, लेकिन कैसा लाएगी? अशुद्ध ब्लड लाएगी हमेशा। लेकिन यहाँ हम बात करें तो फुफ्फुसीय सीरा में किस तरीके का ब्लड है? शुद्ध ब्लड है। तो फुफ्फुसीय सीरा भी यहाँ अपवाद है। ये भी मानव शरीर की एकमात्र ऐसी सीरा यानी वेन है जिसके अंदर कैसा रक्त बहता है? जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। फिर यहां से ये शुद्ध रक्त हमारे हार्ट के इस भाग में आएगा, और हम कह सकते हैं कि हार्ट के बाएं आनंद में कैसा ब्लड आ गया? शुद्ध ब्लड, प्योर ब्लड आ गया। फिर वो प्योर ब्लड यहां से डाइकस्मिड बॉल के द्वारा कहां आएगा? दाएं नीले में आएगा। तो यहां भी कैसा ब्लड आ गया? शुद्ध। तो हमारे पास एक क्वेश्चन और बन गया वैसे कि हमारे हार्ट के बाएं भाग में कैसा रक्त होता है? तो हार्ट के बाएं भाग में कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। तो कुल मिला के हमें संरचना से काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो हमारे धमनी और सीरा के कार्य के आधार पर है। एक बार फिर से फटाफट हम इनको रिपीट कर लेते हैं। देखो धमनी की बात करें तो हमने कहा था कि वो ट्यूब जो आपके हार्ट से अंगों तक रक्त को लेके जाएगी वो धमनी कहलाएगी, या फिर आर्टरी कहते हैं। कैसा ब्लड कैरी करेगी? ये हमेशा शुद्ध ब्लड कैरी करेगी। लेकिन जैसा हमने देखा कि एक आर्टरी या हमारी धमनी ऐसी है जो अशुद्ध ब्लड को सप्लाई करती है, उसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी। तो ये इसमें एक अपवाद है। फिर सीरा के लिए कहा कि अंगों से ब्लड की सप्लाई आपके हार्ट तक करेगी, और हमेशा कैसा ब्लड सप्लाई करेगी? ये अशुद्ध ब्लड। लेकिन इसमें भी एक अपवाद था हमारी फुफ्फुसीय सीरा जो शुद्ध ब्लड सप्लाई करती है। फिर हमारे लिए एक क्वेश्चन यहाँ बना था कि हार्ट के दाएं भाग में कैसा ब्लड होता है? हमेशा अशुद्ध ब्लड होता है, और बाएं भाग में हमेशा कैसा ब्लड होता है? शुद्ध ब्लड होता है। आगे हम बात करेंगे हमारे मानव की हार्ट बीट के बारे में। तो हार्ट बीट की अगर हम बात करें, हार्ट बीट हृदय की धड़कन।
देखिए हार्ट बीट के लिए सबसे पहली बात, हमारी जो ये मानव की हार्ट बीट है ये एक अनैच्छिक क्रिया है। इस अनैच्छिक क्रिया मतलब जिसका हमारा सेल्फली इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, हम इसे अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। हार्ट बीट पर पहला सवाल यही बनता है कि हमारी जो ये ह्यूमन हार्ट बीट है, मानव की हृदय की धड़कन है, ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, हार्ट बीट को कौन नियंत्रित करता है। तो हमारी जो ह्यूमन हार्ट बीट है इसको नियंत्रित करता है हमारे मस्तिष्क का एक पार्ट जिसे हम कहते हैं मेडुला ओब्लोगेटा। मेडुला ओब्लोगेटा जो है इसके द्वारा हमारे शरीर की जितनी भी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज हैं यानी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे हमारी हार्ट बीट है, हमारी रेस्पिरेशन रेट यानी श्वसन दर है, वो इसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगर हम हार्ट बीट के बारे में कुछ और जनरल चर्चा करें तो जैसे हमसे सवाल पूछ लिया जाता है कि भाई हमारी नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट कितनी होती है, तो सामान्य हार्ट बीट कितनी है हमारी नॉर्मल हार्ट बीट, तो हमारे सामान्य हार्ट बीट की बात करूं तो वो मनुष्य की होती है 72 पर मिनट। कि ये हमारा हृदय जो है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन ये करने जाते हैं कि हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स जो है वो धड़क रहा है, तो फिर ये कैलकुलेशन करते किससे हैं, सवाल बनता है हमारा एक और कि हार्ट बीट को मापने का यंत्र क्या होता है। तो हार्ट बीट जिस यंत्र से मापी जाती है उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। किस यंत्र से इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो हार्ट बीट को कैलकुलेट करने का जो यंत्र है वो है हमारा स्टेथोस्कोप। ये वही यंत्र है जो डॉक्टर अपने कान में लगा करके पेशेंट की जांच करता है, स्टेथोस्कोप, इससे हार्ट बीट कैलकुलेट की जाती है। और हमारे जो हार्ट बीट है इसको इससे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर एक छोटा सा हम डिफरेंस देखें पुराने डॉक्टर और नए डॉक्टरों के बीच, पुराने टाइम के डॉक्टर यानी जो वैद्य होते थे वो नाड़ी देख करके, पल्स रेट देख करके बीमारी बताते थे, और नए वाले जो है वो हार्ट बीट से चेक करते हैं, और दोनों के बीच ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। ज्यादा कुछ अंतर क्या नहीं है कि इनकी जो हमारी जो मनुष्य की जो हार्ट बीट होती है, हृदय की जो धड़कन होती है, याद रखना है वो एकदम से बराबर होती है हमारी किसके, पल्स रेट के, हमारी नाड़ी दर के। यानी हमारे मानव की हार्ट बीट और हमारे मानव की नाड़ी दर जो है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो 2-3 बातें हमें ध्यान रखनी है कि हमारी हार्ट बीट मेडुला ओब्लोगेटा कंट्रोल करता है, किस यंत्र से कैलकुलेट करते हैं, स्टेथोस्कोप से जांचते हैं, ठीक है। हमारी नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, 72 पर मिनट होती है, और हार्ट बीट और मनुष्य की नाड़ी दर जो होगी वो हमेशा बराबर होगी। अब इस पर थोड़ा सा हम सवाल को और मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या, देखिए हमसे सवाल पूछ लेता है कई बार ऐसे कि बताइए कठिन परिश्रम करते समय मानव की हार्ट बीट कितनी होगी, मानव की हार्ट बीट कितनी होगी। तो हमसे पूछे कठिन परिश्रम करते समय यानी एट द टाइम ऑफ हार्ट वर्क, तो उस समय हमारी ह्यूमन हार्ट बीट कितनी हो जाती है, तो उस समय हमारी ह्यूमन हार्ट बीट जो है वो अप्रोक्सीमेट डबल हो जाती है। अप्रोक्सीमेट डबल यानी कि लगभग कितनी हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। यानी दोस्तों आपके पास वहां एग्जाम में अप्रोक्सीमेट डबल का वो एक आंसर देके रखेगा, 130, 35 या 40 के करीब का एक ऑप्शन देके रखेगा। इसी हार्ट बीट की अगर मैं किसी बच्चे के लिए बात करूं तो बच्चा जो होता है जब वो जन्म लेता है तो उसकी उस समय जो हार्ट बीट है वो एग्जैक्ट बराबर होती है कठिन परिश्रम करते समय मनुष्य की हार्ट बीट के। तो ये सवाल भी आ जाता है भैया कि जन्म के समय बच्चे की हार्ट बीट कितनी होगी, बच्चे की हार्ट बीट कितनी होगी। तो चाइल्ड की अगर एक बच्चे की हार्ट बीट की मैं बात करूं तो उसका भी आंसर सेम होगा कि जन्म के समय वो भी कितनी होगी, लगभग दुगुनी। उसके बाद जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है उसकी हार्ट बीट जो है वो डाउन आती जाती है, और अंततः जब बच्चा 8-10 साल का होता है तो हार्ट बीट नॉर्मल होकर 72 पर मिनट हो जाती है। तो हार्ट बीट के ऊपर एक बार हम सवालों को फिर से देख लेते हैं कि हमारी हार्ट बीट को किससे हम गणना करते हैं, स्टेथोस्कोप से। हार्ट बीट को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ओब्लोगेटा। सामान्य हार्ट बीट हमारी 72 पर मिनट है, और हमारी हार्ट बीट और नाड़ी दर हमेशा एक दूसरे के क्या होगी, बराबर होगी। कठिन परिश्रम करते समय हमारी हार्ट बीट हमेशा लगभग दुगुनी रहेगी, और जन्म के समय बच्चे की हार्ट बीट भी लगभग दुगुनी। जैसे जैसे एज बढ़ेगी हार्ट बीट कम होती जाएगी। हाँ, सोते समय हमारी हार्ट बीट 72 से थोड़ा सा क्या आती है, डाउन आती है। अब हम बात करेंगे
ब्लड प्रेशर यानी बीपी के बारे में कि क्या है ये ब्लड प्रेशर, बीपी या रक्त दाब। तो हम ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें, ब्लड प्रेशर यानी हमारी बीपी की बात करें या रक्त दाब की हम बात करें, तो रक्त दाब या कई बार इसको रक्तचाप भी बोल दिया जाता है। तो ये क्या है बीपी, किसे कहते हैं? तो देखो, जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको कहा था कि हमारा हार्ट जो है वो जैसे एक मशीन जो है पानी वाली मोटर को पानी को पंप करती है, हमारा हार्ट भी ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। तो बीपी को ना कुछ उस प्रोसेप्टिव से यानी उसके तरीके से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे देखो, हमारी पानी वाली जो मोटर होती है इसके अंदर देखिए दो पाइप होते हैं, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। एक से पानी जो है मोटर के अंदर आता है, दूसरे से पानी मोटर से बाहर निकलता है। तो जब हम पाइप पर पानी का प्रेशर कैलकुलेट करने जाते हैं तो वो कौन से वाले पाइप पर करते हैं, उस वाले भाग पर करते हैं जिससे पानी जो है वो बाहर निकल रहा है उस मोटर से। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करते हैं, कहते हैं जब प्रेशर चेक करना होता है कितना तेज आ रहा है, आगे वाले पाइप पे चेक करते हैं। तो यहाँ चेक क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ जो पानी जो इस पाइप पर जो प्रेशर लगा रहा है वो उसका जलदाब कहलाता है। उसी तरीके से हमारा हार्ट भी पानी वाली मोटर की तरह है, हमारे हार्ट में भी वही सेम सिस्टम होता है। एक ऐसी ट्यूब होती है जो ब्लड को हार्ट के अंदर लाती है, एक ऐसी ट्यूब होती है जो ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जाती है। जिसके थ्रू हार्ट के अंदर ब्लड आता है वो हमने पढ़ा था कि हमारी शरीर की कौन सी नलिका है, कौन सी ट्यूब है, सीरा है यानी वेन है, और जो हृदय से ब्लड को बाहर लेके जाती है वो हमारी आर्टरी यानी हमारी क्या है, धमनी है। तो अगर हम यहाँ ब्लड द्वारा लगाया गया जो प्रेशर है उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो किस पर करेंगे, उसी पर करेंगे जिससे ब्लड की सप्लाई हृदय से आउटसाइड हो, बाहर की तरफ हो, जिसमें ब्लड पंप होने के बाद हार्ट से शरीर के अंगों तक जाए। यानी जो ब्लड का प्रेशर जो कैलकुलेट किया जाता है वो किस पर किया जाता है, धमनी पर किया जाता है। तो हमें पूछे कि बीपी है क्या, तो बीपी को अगर मैं एक सिंपल शब्द में डिफाइन करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि रक्त द्वारा धमनी की भित्ति पर, रक्त द्वारा धमनी की भित्ति पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, बीपी कहलाता है। यानी हमारा रक्त जो है वो धमनी की जो भित्ति है, आर्टरी की जो वॉल है, उसके ऊपर जो प्रेशर पुटअप कर रहा है, वो जो प्रेशर है वो हमारा क्या है, बीपी, ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब है। अब पहली चीज तो हमारी ये होगी कि बीपी क्या है, तो धमनी की भित्ति पर लगने वाला दाब, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। दूसरा, ये बीपी हम कैलकुलेट किससे करते हैं, बीपी मापने का जो यंत्र है उसे हम क्या कहते हैं, स्फेगेनोमीटर। और जब हम इससे बीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम बात करें हमारे नॉर्मल बीपी की, सामान्य बीपी की, तो हमारी जो नॉर्मल बीपी है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, उसकी वैल्यू आती है 120 से 80 mmHg। थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखिए, एग्जाम में ये सवाल काफी पूछा जाता है कि सामान्य बीपी का मान क्या है, और यहाँ बच्चों से ना छोटी सी और सीधी सी मिस्टेक हो जाती है। वहां ऑप्शन में मिलता है 80 से 120 mmHg, 120 से 80 mmHg, और कुछ महान ज्ञाता होते हैं जिनके लिए 120 से 80 बोलो या 80 से 120 बोलो, उन्हें लगता है कि इसमें कोई फर्क नहीं है, एक ही तो बात है। नहीं, ये एक बात नहीं है। जो मर्क्यूरी होता है वो हमेशा उसकी जो प्रेशर की जो वैल्यू है या फिर मर्क्यूरी की जो वैल्यू है हमेशा हाई से कहाँ कैलकुलेट की जाती है, लो की तरफ कैलकुलेट की जाती है। इसका रीजन हमारे फिजिक्स से आता है कि मर्क्यूरी जो है उसके आसंजक बल का मान सहसंजक बल से ज्यादा होता है, इसलिए मर्क्यूरी को किसी भी पात्र में जब हम डालते हैं तो वो उसके साथ चिपकता नहीं है, और वे द्रव्य जो पात्र की दीवारों से नहीं चिपकते, जिनका सहसंजक बल जो है वो ज्यादा होता है, वो हमेशा ऊपर से कहाँ गति करते हैं, नीचे। तो ध्यान रखना है कि मरकरी का सहसंजक बल जो है वो ज्यादा है किससे, आसंजक बल से, इसलिए मरकरी हमेशा ऊपर से नीचे गति करती है, और इसके हर चीज की वैल्यू हमेशा ऊपर से नीचे ज्ञात की जाती है। तो जब भी पूछे बीपी क्या है तो पहले एक हाईएस्ट वाला मान बोलना, फिर लोएस्ट वाला 120 से 80 mmHg। अब हम बीपी के प्रकार की अगर हम बात करें, टाइप ऑफ बीपी के प्रकार, तो रक्तदाब के दो प्रकार होते हैं। अपन नॉर्मल भाषा में जिसको बोलते हैं, एक तो हम बोलते हैं हाई बीपी और एक हम बोलते हैं लो बीपी। नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं एक तो हाई बीपी
और दूसरा लो बीपी। बट एग्जाम में जब क्वेश्चन पुटअप करेगा तो वो वहां पे हाई बीपी या लो बीपी वर्ड यूज नहीं करेगा, वहां वो बायोलॉजिकल जो वर्ड्स है उनको काम में लेगा। तो जब हाई बीपी की बात आए तो इसे बायोलॉजी में कहते हैं हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। और लो बीपी की बात करूं तो इसे कहते हैं हाइपोटेंशन। तो अगर सिंपल शब्दों में बात करूं क्या है हाई बीपी, क्या है लो बीपी, तो जब धमनी की भित्ति पर जो लगने वाला ये दाब था, ये दाब जब इस सामान्य दाब से ज्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं हाई बीपी। ज्यादा कितना अप्रोक्सीमेट हम लिख देंगे 150 से 110 mm ऑफ Hg, ठीक है। हाइपोटेंशन इसका अपोजिट हो जाएगा कि जब धमनी की भित्ति पर लगने वाला दाब सामान्य दाब से क्या हो जाए, कम हो जाए, तब यहाँ पर क्या होगा, लो बीपी यानी हाइपोटेंशन। इसकी वैल्यू हम लिख देंगे अप्रोक्सीमेट 80 से 50 mm ऑफ Hg। अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें हाई बीपी या लो बीपी का, तो इसमें ज्यादा हार्मफुल जो है हमारे शरीर के लिए, ज्यादा खतरनाक जो है वो कौन है, हाइपोटेंशन है। हाइपोटेंशन जो है वो ज्यादा खतरनाक होती है, या हमारे शरीर के लिए ज्यादा हानिकारक होती है एज कंपेरेटिव हाइपरटेंशन से। क्यों? क्योंकि हाइपोटेंशन में जो व्यक्ति है उसके शरीर में एनर्जी लेवल बहुत लो जाने लगता है और वो बेहोश हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि वो किस सिचुएशन में काम कर रहा है, कहाँ है, किस स्थिति में है, और बेहोश होकर गिर जाए, किसी अन्य तरीके से चोट लगने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इन्हीं कारणों से जो लो बीपी है वो ज्यादा खतरनाक होती है किससे, हाई बीपी से। और थोड़ा सा हम यहाँ पर एक शब्द और देखते हैं कि हार्ट अटैक भी कहा जाता है, मोस्टली कहाँ आता है, बीपी लो में आता है। और हार्ट अटैक से संबंधित भी हमारे पास एक सवाल आता है। क्या सवाल आता है, हमसे सवाल पूछा जाता है कि जो हार्ट अटैक है, कि जो हमारे हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक, जो इस हार्ट अटैक है इसकी जो जांच है वो कौन सी होती है। तो हार्ट अटैक जो होता है इसकी जांच को कहा जाता है ईसीजी, ईसीजी। और इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, पूछ ली जाती है। हार्ट अटैक की जांच की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और ये तो होगी हार्ट अटैक की जांच, और जिस पन्ने पर वो जांच निरूपित की जाती है उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो दोस्तों ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ खत्म। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे किसी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं मोटिवेशन मिले मुझे, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो आगे और भी बनाता रहूं। जय हिंद।